नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत कर रहे हैं सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। महाराष्ट्र में मौजूदा सियासी हालात को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और आगे की रणनीति पर चर्चा की। महाराष्ट्र के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और महासचिव जेपी नड्डा आज मुंबई जाने वाले थे, लेकिन ये दौरा कल तक के लिए टल गया है। राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा शिवसेना से गठबंधन को लेकर बात करने वाले थे और सरकार बनाने। मंत्री राजनाथ सिंह और महासचिव जेपी नड्डा आज मुंबई जाने वाले थे, लेकिन ये दौरा कल तक के लिए टल गया है। राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा शिवसेना से गठबंधन को लेकर बात करने वाले थे और सरकार बनाने पर भी चर्चा करने वाले थे। अब ये बातें कल होंगी। मुंबई में उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में शिवसेना विधायक दल की बैठक हुई। पार्टी प्रवक्ता संजय राउत का कहना है कि बीजेपी में समर्थन देने के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। हालांकि खबर यह भी है कि शिवसेना बीजेपी को समर्थन देने को तैयार है, लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए शिवसेना ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना ने बीजेपी को समर्थन देने के लिए डिप्टी सीएम के अलावा और वित्त मंत्रालय समेत 2 और अहम विभाग मांगे हैं। कल ही शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने संकेत दिया था कि वो सरकार बनाने में बीजेपी की मदद को तैयार हैं। उधर मुंबई में एनसीपी विधायक दल की आज बैठक हुई, जहां पार्टी सुप्रीमो शरद पवार की मौजूदगी में उनके भतीजे अजीत पवार को पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। एनसीपी ने कल ही बीजेपी को बाहर से समर्थन का खुला ऑफर दे रखा है। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि पार्टी बीजेपी को बिना शर्त समर्थन देने को तैयार है। आरएसएस ने कहा है कि बीजेपी को शिवसेना के साथ फिर से गठबंधन करना चाहिए। सरकार्यवाह भैयाजी जोशी ने कहा कि एनसीपी की जगह शिवसेना का साथ लेना चाहिए। बीजेपी की भारी जीत पर आरएसएस के सर कार्यवाह भैयाजी जोशी ने कहा कि देश में परिवर्तन की लहर है और जनता ने समझदारी का परिचय दिया है। मुख्यमंत्री चुनने के लिए मुंबई में आज होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक भी कल तक के लिए टल गई है। अब कल ही सीएम पद का कुछ फैसला हो पाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने फिर कहा कि वो महाराष्ट्र के सीएम पद की रेस में कहीं नहीं है। संसदीय दल की बैठक में भी उन्होंने सीएम बनने से इनकार किया था। महाराष्ट्र में सीएम पद की दौड़ में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है। महाराष्ट्र में सीएम की रेस में पंकजा मुंडे, विनोद तावड़े, एकनाथ खड़से और सुधीर मुनगंटीवार भी बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में बीजेपी गठबंधन को 123 सीटें मिली हैं। शिवसेना को 63, कांग्रेस को 42, एनसीपी को 41, एमएनएस को 1 और अन्य को 18 सीटें हासिल हुई हैं। बीजेपी को समर्थन देने के कयास के बीच शिवसेना ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। पार्टी मुखपत्र सामना में लिखा गया है कि मोदी का पूरा हमला शिवसेना के खिलाफ था। सामना में लिखा गया है कि चुनाव में बीजेपी की ओर से मोदी समेत करीब पूरी केंद्र सरकार ही हमारे खिलाफ मैदान में उतर गई थी। सामने में यह भी लिखा गया कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक महाराष्ट्र में खूंटा गाड़कर बैठ गए थे। सामने में लिखा गया कि कांग्रेस, एनसीपी भी अपनी पूरी ताकत से हमारे खिलाफ खड़े थे, लेकिन इन सब के बावजूद शिवसेना ने जो शेर की तरह लक्ष्य हासिल किया वो महत्वपूर्ण है। सामने में लिखा गया कि शिवसेना ने ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ी, अकेले लड़ी है। भले ही लक्ष्य नहीं मिला हो, लेकिन एक सम्मानजनक चरण पर पार्टी जरूर पहुंची है। सामने में लिखा गया कि जिस तरह से चारों पार्टियों के अलग अलग चुनाव लड़ने का फायदा बीजेपी को पहुंचा है, उसी तरह से इसका बड़ा फायदा एनसीपी और कांग्रेस को भी हुआ। सामने में लिखा गया कि लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर ध्यान दें तो अगर गठबंधन नहीं टूटा होता तो आज कांग्रेस और एनसीपी के लिए मिलकर भी 25 सीटों तक पहुंच पाना मुश्किल था। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल खट्टर के नाम का ऐलान हो सकता है। आसार जताए जा रहे हैं कि हरियाणा का ताज मनोहर लाल खट्टर के सिर ही सजेगा। बीजेपी आलाकमान ने मनोहर लाल खट्टर को दिल्ली बुलाया है। कल हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें खट्टर के नाम पर मुहर लग सकती है। मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा के मुख्यमंत्री बनाए जाने की सुगबुगाहट के बीच उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। 60 साल के मनोहर लाल खट्टर लंबे समय से संघ से जुड़े रहे हैं और वो पीएम मोदी के करीबी में भी माने जाते हैं। खट्टर ने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था और जीत भी गए। इमरजेंसी के दौरान खट्टर आरएसएस से जुड़े और 3 साल बाद ही उन्हें प्रचारक बना दिया गया। 1991 में बीजेपी से जुड़े और 1994 में हरियाणा के संगठन महामंत्री बन गए।
खट्टर का जन्म 5 मई 1954 को रोहतक के निमदाना में हुआ। 5 भाइयों और 2 बहनों में सबसे बड़े खट्टर अविवाहित हैं। उन्होंने दिल्ली से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। करनाल विधानसभा सीट से मनोहर लाल खट्टर ने पूरे हरियाणा में सबसे बड़ी जीत हासिल की है। खट्टर ने निर्दलीय प्रत्याशी जयप्रकाश गुप्ता को हराया है। हरियाणा में सीएम की रेस में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु अनिल विज, प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी हैं। 90 विधानसभा सीटों वाली हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 47 सीटों के साथ ही पूर्ण बहुमत मिला है। कांग्रेस को 15, आईएनएलडी को 19, एचजेसी गठबंधन को 2 और अन्य को 7 सीटें मिली हैं। पीएम मोदी के धुर विरोधी माने जाने वाले कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने माना कि पूरे देश में मोदी की लहर चल रही है, तभी बीजेपी को अच्छा रिजल्ट मिला है। कल ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था कि उपचुनाव के नतीजे पर जो मोदी लहर खत्म होने की बात कहते थे, उन्हें पता चल गया होगा कि मोदी की सुनामी कैसी है। बीजेपी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी प्रीतम ने बीड सीट से रिकॉर्ड मतों से जीती। प्रीतम ने 6,96,000 मतों से जीत हासिल की। प्रीतम मुंडे से पहले सीपीएम के अनिल बसु के नाम को सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड मिला। बसु ने 2004 में 5,92,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में शिवसेना नेता अरविंद भोसले 9 साल बाद जूते पहनेंगे। भोसले ने कसम खाई थी कि जब तक नारायण राणे हार नहीं जाते वो जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। महाराष्ट्र और हरियाणा में जीत से उत्साहित बीजेपी अब दिल्ली में भी चुनाव की तैयारी में है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने इस बात के संकेत दिए हैं। सतीश उपाध्याय ने कहा कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार होनी ही चाहिए। चूंकि महाराष्ट्र हरियाणा के नतीजों से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है, इसलिए बीजेपी चुनाव के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स के दीक्षांत समारोह में पहुंचे। यहां पीएम ने बेहतरीन काम करने वाले डॉक्टर्स को सम्मानित किया। एम्स के डॉक्टर्स को पीएम मोदी ने मंत्र दिया कि जीवन को गंभीर न बनाएं, बल्कि अपने दायित्व के प्रति गंभीर बने। मोदी ने कहा कि स्पेशल गेस्ट के तौर पर गरीब बस्ती में जो स्कूल हैं, वहां से 8वीं 9वीं क्लास के 30-40 बच्चों को यहां बुलाया जाए, बिठाया जाए और वो देखें कि ये दुनिया क्या है। पीएम मोदी ने कहा कि मेडिकल की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। भारत मेडिकल रिसर्च के मामले में पीछे है। मेडिकल क्षेत्र में रिसर्च की जरूरत है। मोदी ने कहा कि डॉक्टर को लोकप्रिय होना चाहिए, क्योंकि सामान्य व्यक्ति उस पर भरोसा करता है। ऐसे डॉक्टर चाहिए जो मरीजों में विश्वास पैदा करें। रोबोट को ऑपरेशन करना है तो आपकी जरूरत क्या है। मेडिकल के छात्रों से पीएम ने कहा कि क्या कभी एम्स पहली बार लाने वाले ऑटो वालों को याद किया? क्या चाय पिलाने वालों को आपने कभी याद किया? सेहत ठीक होने के बाद पहली बार वित्त मंत्री अरुण जेटली वित्त मंत्रालय पहुंचे और यहां उन्होंने कई फाइलें निपटाई। संसद का शीतकालीन सत्र 24 नवंबर से शुरू हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक सत्र 23 दिसंबर तक यानी करीब 1 महीने चल सकता है। सूत्रों से खबर है कि संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक 27 अक्टूबर को हो सकती है, जिसमें शीतकालीन सत्र की तारीख तय होगी। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने आज पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी के साथ बैठक की। इस बैठक में दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई। पुलिस कमिश्नर के साथ बैठक के बाद उपराज्यपाल नजीब जंग ने बताया कि दिल्ली में बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यहां और ओडिशा के कई इलाकों में हुदहुद तूफान से प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री दिनेश धने पर जमीन कब्जाने और एक शहीद परिवार के आंदोलनकारी को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर बिहार शरीफ में भी जेडीयू ने वहां धरने का आयोजन किया, जिसमें मंत्री, सांसद, विधायक से लेकर पार्षद तक शामिल हुए। दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने धौला कुआं रेप मामले में सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं बचाव पक्ष ने कहा कि वो अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। धौला कुआं गैंगरेप मामले में 17 अक्टूबर को बहस पूरी हो गई थी, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। नवंबर 2010 में 5 आरोपियों ने कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़की को अगवा कर पहले गैंगरेप किया था और फिर उसे सड़क पर फेंककर भाग गए थे। जिले के जाफराबाद इलाके में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद से आरोपी फरार है।
आरोपी शख्स ने युवक को फोन करके घर के बाहर पान की दुकान पर बुलाया था, जहां दोनों के बीच थोड़ी देर तक बहस हुई। बहस के बाद आरोपी ने युवक के सीने में गोली मार दी। युवक को गंभीर हालत में गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। आशंका जताई जा रही है कि पारिवारिक झगड़े के चलते हत्या हुई। दिल्ली के पीतविहार इलाके में 72 साल की एक बुजुर्ग महिला की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने हत्या के आरोप में एक पेंटर को गिरफ्तार किया है। हत्या का खुलासा तब हुआ था जब किराएदार ने महिला के घर का दरवाजा बाहर से बंद पाया। पड़ोसियों की मदद से जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर से महिला का शव मिला। बुजुर्ग महिला का नाम सुमन बाला भटनागर है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में वो सेक्शन ऑफिसर के पद से रिटायर हुई हैं। महिला घर पर अकेली रहती थी। महिला की 2 बेटियों की शादी हो चुकी है, जबकि उसका बेटा चेन्नई में जॉब करता है। पुलिस हत्या के पीछे लूटपाट की वजह बता रही है। राजधानी में एक बार फिर बदमाशों ने दिल्ली पुलिस को निशाना बनाया। उत्तम नगर में पेट्रोलिंग के दौरान 2 पुलिसकर्मियों पर बदमाशों ने पत्थरों से हमला कर दिया। एक पुलिसकर्मी की स्थिति गंभीर है, जिससे अस्पताल में इलाज चल रहा है। वारदात को तब अंजाम दिया गया जब दोनों पुलिसकर्मी उन लोगों से पूछताछ कर रहे थे। बदमाशों की संख्या 7 बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में देर शाम कुछ बदमाशों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। 4 बदमाशों ने पहले उसे बुरी तरह से पीटा, फिर उस पर बंदूक से फायर कर दिया। बदमाशों का निशाना चूक गया, जिससे पीड़ित बच गया। पीड़ित के शोर मचाने पर मौका वारदात पर लोग पहुंच गए और 3 बदमाशों को पकड़ लिया। लोगों ने आरोपियों को बुरी तरह से पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार बदमाशों का नाम सलमान, जीपी और भैया है। तलाश में इनके पास से 2 देसी कट्टे और कई जिंदा कारतूस मिले। पुलिस चौथे बदमाश फिरोज की तलाश कर रही है। चारों इलाकों के नामी बदमाश हैं। कई आपराधिक वारदातों में पुलिस को इनकी तलाश है। जिले के जामिया नगर में एक निर्माणाधीन इमारत के बेसमेंट में संदिग्ध स्थिति में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। शव की पहचान सलीम के रूप में हुई है। सलीम के परिजनों ने उसकी पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस जांच में जुट गई है। नोएडा के अट्टा गांव में खाद्य विभाग ने मिठाई की दुकान पर छापेमारी की और मिलावटी मिठाइयों को जब्त किया। फूड डिपार्टमेंट की टीम को एक दुकान से भारी मात्रा में नकली मावा मिला। इसके अलावा भी कई दुकानों की मिठाई के सैंपल्स लिए गए। नोएडा एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक में फूड डिपार्टमेंट की टीम को एक दुकान से भारी मात्रा में नकली मावा मिला। इसके अलावा भी कई दुकानों की मिठाई के सैंपल्स लिए गए। नोएडा एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक में 200 किलो पनीर और 400 किलो मिलावटी मावा बरामद हुआ है। वहीं बिहार के हाजीपुर में जहरीली मिठाई के सैंपल लिए गए। यूपी के बिजनौर में टीचर्स कॉलोनी में घुसे बदमाशों ने एक प्रोफेसर की हत्या कर उनके घर में जमकर लूटपाट की। यूपी के गोरखपुर में एक पेट्रोल पंप के मालिक से बदमाशों ने गोली मारकर 5,50,000 रुपए लूट लिए। पेट्रोल पंप के मालिक को अस्पताल पहुंचाया गया। यूपी के औरैया में स्कूली बच्चों को लेकर जा रही एक गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में दर्जनों बच्चे घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। भुवनेश्वर में एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप के बाद उसका एमएमएस बनाने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। 7 आरोपियों ने नाबालिग लड़की से गैंगरेप किया था। बाकी आरोपी फरार है। पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने 2.5 लाख के इनामी बदमाश को सतना के कलगवां से गिरफ्तार कर लिया है। डकैत बलखड़िया गैंग का सक्रिय सदस्य था, जिस पर एमपी और यूपी के अलग अलग थानों में 2 दर्जन से ज्यादा लूट, हत्या और डकैती के मामले दर्ज हैं। कानपुर में एसएसपी की स्पेशल टीम ने जुआ खेलते हुए 23 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा है। जुआ कल्याणपुर के मसवानपुर इलाके में एक खाली प्लॉट में खेला जा रहा था। आरोपियों के पास पुलिस ने 2.5 लाख रुपए से ज्यादा कैश, ताश के पत्ते, बियर की बोतलें और तमंचा बरामद किया है। आरोपियों में कुछ कुख्यात अपराधी भी शामिल हैं। पटना के बड़े अस्पताल पीएमसीएच में आज डॉक्टर हड़ताल पर हैं। 2 सीनियर रेजिडेंट के निलंबन के विरोध में यह हड़ताल की जा रही है। गुजरात के सूरत में हीरा व्यापारी ने अपने कर्मचारियों को इंसेंटिव के तौर पर कार और घर दिया। कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले 1200 कर्मचारियों की एक लिस्ट बनाई और उन्हें इंसेंटिव दिया। 491 कर्मचारियों को कार, 525 कर्मचारियों को ज्वेलरी और 200 कर्मचारियों को घर दिया गया। कंपनी ने हर कर्मचारी के लिए 3,60,000 का बजट रखा। कर्मचारियों ने अपनी सुविधा के मुताबिक कार, घर, ज्वेलरी को चुना। एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर इंसेंटिव बांटा गया। कार्यक्रम में सैकड़ों कारों की कतार दिखी। मालिक ने इंसेंटिव के लिए 50 करोड़ का बजट रखा है। कंपनी के मुताबिक ज्यादा इंसेंटिव देने की वजह कर्मचारियों को बेहतर काम के लिए प्रेरित करना है।
लखनऊ और अलीगढ़ में छात्रों ने नो क्रैकर्स सेव मनी रैली निकालकर दिवाली में पटाखे न जलाने की अपील की। बच्चों ने कहा इससे ध्वनि प्रदूषण से भी बच सकेंगे। ऋषिकेश में एक पुराने घर में चांदी के जेवरात से भरा एक संदूक निकलने के बाद मकान मालिक ने उसे पुलिस को दे दिया। पाकिस्तान कश्मीर